अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं वलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम 3 इंतहाई अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे जो पाकिस्तान और दुनिया भर में पाकिस्तान के हवाले से वाइडली डिस्कस किए जा रहे हैं। और इन तीनों मौज़ूआत पर बहुत मुख्तलिफ किस्म की ओपिनियंस पाई जा रही हैं। तो उन तमाम ओपिनियंस को डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे कि कौन सी ओपिनियन, कौन सा नुक्ता नज़र सबसे ज़्यादा वजन रखता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंथिया रिची और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक स्पैट चल रही है कई रोज़ से। और पिछले हफ्ते ये स्पैट बहुत संगीन मोड़ इख्तियार कर गई जब अमरीकी शहरी सिंथिया रिची, जो कि 2009 में पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी के अपने लीडर्स के फैसिलिटेट किए जाने पर पाकिस्तान आई और यहीं की होकर रह गई। उन्होंने उस वक्त के वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब और उस वक्त के वज़ीर आज़म साहब यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन, जो कि अगैन बहुत अहम वज़ीर थे, उन सब के हवाले से बड़े संगीन इल्ज़ाम आयद किए। और रहमान मलिक साहब पर तो उन्होंने रेप का इल्ज़ाम लगा दिया। अब ये भी एक बात है कि उस वक्त वो नहीं बोली, आज बोल रही हैं, लेकिन अगर ये जुर्म हुआ है तो इसको ये चीज़ कम नहीं कर देती कि वो आज क्यों बोल रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाएगा। और कल मालिक साहब ने जब इंटरव्यू किया रात को 8 बजे सिंथिया रिची का और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, मखदूम शहाबुद्दीन साहब का, तो उसमें तीनों ही बहुत कमज़ोर डिफेंस के साथ हमें नज़र आए। निस्बतन बेहतर डिफेंस सिंथिया का था। सिंथिया फिर भी बेहतर तौर पर अपना नैरेटिव बयान कर रही थी, लेकिन जो मालिक साहब ने सवाल किया 2000 पाउंड्स का कि आपका जब रेप हो गया तो उसके बाद आपको 2000 पाउंड्स मिले और आपने रख लिए, ये कैसे, उस पर सिंथिया गड़बड़ा गई। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी पूरी तरह से खुद को डिफेंड नहीं कर पाए। ये डिफेंस पेश करना कि जी उस वक्त प्रेसिडेंट हाउस में ये हो ही नहीं सकता था, या ये कहना कि सारी बात मोड़ के बीबी की तरफ ले जानी और अपनी बात का जवाब ना देना, ये कुछ सवाल रेज करता है। उसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के केस पर नून लीग की उम्मीदें क्यों इतनी बंधी हुई हैं और नून लीग के कारकुनान नवाज शरीफ साहब जितना ही काजी फायज़ ईसा साहब को क्यों डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं। इसके पीछे देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस, इस पर गौर करेंगे। और तीसरी बात हम करेंगे जी रज़ाक दाऊद साहब की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना का हिस्सा हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं। और उन पर मैंने पिछले हफ्ते एक तफसीली प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे वो पाकिस्तान की अवाम की आवाज़ बनने की बजाय बिजनेस टाइकून्स, अमीर तरीन अरबपति बिजनेस टाइकून्स की आवाज़ बनकर उन्हीं के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर रहे हैं। सो क्या ये चीज़ माफ़ करने देगी अवाम को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को, कि वो लोग हंस खेल के करप्शन करने देते थे और आप माफिया से डर कर करप्शन वही एक्सक्यूज मी होने दे रहे हैं। सो आप लोगों में क्या फ़र्क है, इन सब पर बात करेंगे। और एक दिलचस्प बात ये भी नाज़रीन के शहबाज गिल साहब के हवाले से एक वीडियो बहुत चल रही थी 2007 की, उनकी तकरीर को बहुत नून लीग के क्वार्टर्स की तरफ से चलाया जा रहा था, उस पर भी बात करेंगे कि शहबाज गिल साहब का क्या डिफेंस है उस पर। और ये जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से अदालत ने मांगे हैं, मनी ट्रेल मांगी है और बहुत अरसे से ये केस चल रहा है, और बेसिकली उनके बीवी और बच्चों के एसेट्स कैसे बने, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, इस पर सवाल कर रही है मोअज़्ज़ज़ अदालत। लेकिन वो तो चलें, जवाब जो देंगे सो देंगे। जैसा उन्होंने उल्टा शहजाद अकबर साहब, जो कि मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के, उनकी तकर्री के हवाले से सवालात पूछ लिए। 15 सवालात उन्होंने आगे रख दिए काउंटर क्वेश्चंस के तौर पर। लेकिन मुझे हैरत उन सहाफ़ी हजरात पर है जो कि काजी फायज़ ईसा साहब का इस चीज़ का डिफेंस पेश कर रहे हैं कि अगर वो नहीं भी देते मनी ट्रेल तो कोई बात नहीं। ये क्या बात हुई, मतलब उनसे अदालत मांग, इसका मतलब है कि आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। देखिए ना, एक केस है वो चल रहा है, उस पर तो जब तक वो केस चल रहा है हम टेक्निकली तो उस पर बात नहीं कर सकते। सो ये कहना कि जी कोई बात नहीं, वो क्यों दें, सवाल करने का भी कोई तरीका होता है, ये बहरहाल एक बड़ी अजीब बात है जो कि एक सहाफ़ी साहब से मेरी थोड़ी सी इस चीज़ पर कल ट्विटर पर बहस भी हुई। अब हम आज बात करेंगे ये जो FIA साइबर क्राइम विंग है, इसमें जो डायरेक्टर साहब हैं वकार चौहान साहब। नाज़रीन, ये बड़ा गौर तलब नुक्ता है, अब आप ध्यान से सुनिएगा कि वकार चौहान साहब जो कि FIA साइबर क्राइम विंग के डायरेक्टर हैं इस वक्त, ये DPO सियालकोट हुआ करते थे उस वक्त जब दो भाइयों का, कोई याद है कितनी बेरहमी से उनको मार दिया गया था, कि चोरी का उन पर इल्ज़ाम लगा था। और वो
उस वक्त उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत 6 माह के लिए जेल में भेजा गया था, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से जब वो जेल से निकले थे 6 माह बाद, तो उनको तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा गया था। सो पीपल्स पार्टी से उनकी काफ़ी गहरी दोस्ती नज़र आती है। और ज़राए के मुताबिक रहमान मलिक साहब की फैमिली में इनकी फैमिली की कोई रिश्तेदारी भी, आपस में शादियां वगैरह कुछ इस तरह से सुनने में आया है। ज़राए के मुताबिक इनकी फैमिली की शादी रहमान मलिक साहब की फैमिली में हुई भी है, जिसकी वजह से इनका काफ़ी क्लोज कनेक्शन है। लेकिन हैरत की बात यह है कि सिंथिया FIA साइबर क्राइम विंग में जब शिकायत लेकर जाती है कि जी मुझे जिस किस्म की गलीज पिक्चर्स आ रही हैं, धमकियां आ रही हैं, वीडियोस बना के लोग गलत गलत भेज रहे हैं और धमका रहे हैं कि आपके घर हम आ जाएंगे, अटैक करेंगे आप पर, तो उससे पहले पीपल्स पार्टी की शिकायत मौजूद होती है। ये भी एक गौरतलब नुक्ता है कि पीपल्स पार्टी किस बात की शिकायत लेकर पहले ही पहुंच गई। और उसके बाद नाज़रीन, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये शायद फिर सिंथिया को उस तरह से इंसाफ ना मिल सके, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि सिंथिया ने आखिर 9 साल बाद ये बात क्यों की। पहली बात, फ़ौरन ही क्यों नहीं बताया, क्योंकि अब इस वक्त या तो कोई पुराना उन्होंने कोई रखे हों अपने पास, उस वक्त का कोई सैंपल रखा हो जिसको टेस्ट किया जा सके, तो और बात है अगर वो अदालत में पेश कर दें। लेकिन अगर उनके पास कोई सैंपल वगैरह ऐसा नहीं है तो कैसे वो साबित कर पाएंगे इस इल्ज़ाम को, ये बहरहाल इसकी तहकीक होनी ज़रूरी है। बाकी माशाल्लाह मुझे कोई इसमें वो नहीं है, जितना मैंने उनका वीक डिफेंस कल देख लिया ना उनका टीवी प्रोग्राम में, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी, शहाबुद्दीन साहब भी, मतलब अपनी बात का जवाब देने की बजाय और आउटराइटली मतलब उसको फैक्ट्स के साथ डिनाई करने की बजाय वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में हो ही नहीं सकता था, उस वक्त हालात देखें क्या थे, उसामा बिन लादेन के वो टाइम्स में ये सारा कुछ हुआ। और उसके बाद ये कहना कि जी वो जी बीबी की, उन्होंने देखें बीबी की तो जो की सो की, वो तो मैं खुद कहती हूँ कि जब एक खातून दुनिया से चली गई है, इसमें 2 नुक्ते हैं। जब एक खातून या कोई भी इंसान, मर्द हो या औरत हो, जब वो दुनिया से चला गया है कोई शख्स, तो आप उसकी इतनी पर्सनल लाइफ, उसकी इतना मतलब पर्सनल कि उसका मियाँ अगर उस पर चीट करता था, वो उन खवातीन को बकौल सिंथिया के कि वो क्या करती थी, ये बात इस वक्त लानी नामुनासिब है कि जब वो दुनिया से चली गई हैं, वो अल्लाह को अपना हिसाब किताब दे रही हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि एक अमरीकी शहरी का इस चीज़ पे इतना कंसर्न होना, ये थोड़ी सी, लेकिन इस बात में कोई किसी किस्म का मार्जिन न देना चाहिए, ना अगर उसूल पे फैसला किया जाए और अगर ये लोग साबित होते हैं गिल्टी, तो पीपल्स पार्टी को इसलिए कोई मार्जिन नहीं मिलना चाहिए कि कोई बात नहीं है, तो अमरीकी शहरी है तो इसके साथ गलत हो गया तो कोई बात नहीं। आप लोगों की जुर्रत कैसे हो कि आप पाकिस्तान की स्टेट को इस तरह से बदनाम करें, और पार्टी सू करेगी, पार्टी क्यों एक्शन लेगी? उसने पार्टी पे इल्जाम नहीं लगाया, उसने आप पे लगाया। सो जिस शख्स पर उसने इल्जाम लगाया वो शख्स अपना दिफा पेश करे, ताकि पाकिस्तान की रियासत, चूंकि आप लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं, आप पे इल्ज़ाम लगा, आप पे भी बतौर साबिक वज़ीर आज़म इल्ज़ाम लगा है, आप पे भी बतौर साबिक वज़ीर और साबिक वज़ीर दाखिला लगा, आप तीनों पे, तो आप लोग अपनी अपनी प्रोफेशनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में जवाब दें इस चीज़ के लिए, और पाकिस्तान की रियासत को क्लियर करने में आपका जो है एक फ़र्ज़ है कि आपको ये करना चाहिए। उसके बाद नाज़रीन, आज हम एक दिलचस्प बात करेंगे काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जिनका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट पर। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 18 साल पुराना शरीफ ख़ानदान पर सवा एक अरब रुपए का केस, 1.2 बिलियन रुपीस का केस, 18 साल पुराना हुदैबिया मिल्स केस, इसको मेरिट पर ही यकीनन काजी फाइज ईसा साहब ने ख़त्म किया, जस्टिस साहब ने। और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि नून लीग के जो कारकुनान हैं, जो कि बहुत उम्मीद बांधे हुए हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ये केस जीत जाएं, जिसका ये मतलब होगा कि वो ये प्रेसिडेंट सेट करने में कामयाब हो जाएं कि मैं अपने बीवी बच्चों के असासजात में अगर इजाफा हुआ भी है तो उसका जवाबदेह नहीं हूँ। मैं क्यों बताऊं कि क्या मैं क्यों बेसिकली क्या मांगा गया है कि आप डिक्लेयर्ड इनकम से क्या आपने सब कुछ खरीदा है जो लंदन फ्लैट्स वगैरह हैं। सो उनका ये इस्तदलाल है कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ, और अगर वो ये केस जीत जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो ये इस्टेब्लिश कर देंगे, इस प्रेसिडेंट को सेट कर देंगे कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ। इस पर क्या होगा कि नवाज शरीफ साहब अपने प्लेटलेट्स अल्लाह के फजल से पूरे करके वापस तशरीफ लाएंगे और वो कह सकते हैं कि जी अगर एक जज जवाबदेह नहीं है अपने बीवी बच्चों के असासजात के सोर्स का कि कैसे डेवलप हो गए, इतने कैसे बिल्ड हो गए, बढ़ गए, तो मैं बतौर साबिक वजीर आजम कैसे जवाब देता इस सब के लिए? मैं क्यों देता जवाब?
جس طرح وہ پہلے ہی کہا کرتے تھے کہ تمہیں کیا اگر میرے اثاثہ جات اور اخراجات میل نہیں کھاتے، اور اب تو وہ کیا لڈن جعفری ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں بتاؤں گا. سو اس وقت نون لیگ کی ساری امید اس چیز پر ہے، ان کی ساری بیٹس اس پہ ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کیس کسی طرح جیتیں، تاکہ جو ان کے میاں صاحب ہیں، شیر ہیں، جو ابھی فی الحال بلی بن کے گھوم رہے ہیں لندن کی سڑکوں پر، وہ واپس آ کر یہ اس چیز کو کوٹ کر کے کلیم کر سکیں کہ مجھ سے بھی غلط سوال جواب کیا گیا. اب یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ کامران خان صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت بڑے پاکستان کے مایہ ناز صحافی ہیں، انہوں نے کل ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ میری دلی خواہش ہے کہ قانونی لوازمات کو تو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ان کے علاوہ بھی اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے بیوی بچوں کے اثاثہ جات اور اپنے بھی جو لنڈن فلیٹس کی تفصیل عدالت نے مانگی ہے، وہ اگر اس کی منی ٹریل پیش کر دیں، اس کا بتا دیں کہ وہ ڈکلیئرڈ انکم سے ہی خریدی گئی ہے، تو نہ صرف عدلیہ کا اقبال بلند ہوگا، جس پر میں نے بھی کہا کہ بالکل عدلیہ کا اقبال بلند ہوگا، اور اس سے پاکستانیوں کے دل میں پاکستان کی عدالتوں اور نظام عدل اور جوڈیشری پر اعتماد کہیں زیادہ بڑھ جائے گا. جس پر مطیع اللہ جان صاحب نے فوراً اعتراض کیا. انہوں نے کہا سوال پوچھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کوئی، اور جواب ہو بھی تو سوال پوچھنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور مطلب وہ معترض ہیں اس بات پر کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے سوال کیا ہی کیوں جا رہا ہے. تو میرا ان تمام صحافی بہن بھائیوں سے عرض ہے کہ دیکھیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عوام کی آواز بن کے صحیح جو پاورفل کوارٹرز ہیں وہاں پر عوام کے کنسرنز کو ہائی لائٹ کریں. اور اگر ہم طاقتور عہدوں پر، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ایک مثال ہیں، مطلب فرض کریں کہ میں کوئی وزیر ہوں، یا فرض کریں کہ میرے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہے، تو اگر میں جواب نہیں دوں گی اپنے اثاثہ جات کا کہ میرے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، کیا ہے، اگر عدالت معزز عدلیہ مجھ سے پوچھتی ہے تو میں اگر نہیں جواب دے پاتی، تو یہ میں ایک بہت غلط پریسیڈنٹ سیٹ کروں گی اپنی پوری قوم کے لیے. اور جو غریب انسان ہے اس کو میں اس کے منہ پر بات یہ ماروں گی کہ جی چونکہ میں طاقتور ہوں، چونکہ میرے پاس سرکاری عہدہ ہے، لہٰذا میں قانون سے ماورا ہوں، میں قانون سے ابو ہوں، آپ جواب دیں کیونکہ آپ تو عام انسان ہیں. دیٹس دا پوائنٹ. یہ ساری بات ہے. باقی آبویسلی مطلب یہ کیس چونکہ زیر سماعت ہے اور ابھی 11 جون تک اس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے، کیونکہ ایک جج صاحب، بلکہ آج تو سننے میں آ رہا ہے کہ 2 ججز ایسے ہیں جن کو کورونا وائرس ہو گیا ہے، اور غریدہ فاروقی صاحبہ اور ماریا میمن ہماری بڑی اچھی کولیگز ہیں، ان کو بھی کورونا وائرس ہو گیا ہے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ کچھ دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں اور اگر کسی کو کورونا وائرس ہو گیا تو میں ذمہ دار ہوں، آج ان کو بھی ہو گیا ہے. سو خدا کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی سے تندرستی دیں، آپ صحت یاب ہو کے سلامت ہو کے واپس انشاءاللہ اپنے کاموں پہ واپس آئیں. لیکن خدا کے لیے اس کو سیریسلی لیں، یہ مذاق نہیں ہے. جتنا ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے فاصلے پر رہیں، جو احتیاطی تدابیر آپ کر سکتے ہیں وہ کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ یہ زیادہ بازاروں میں اور ان جگہوں پہ گھومنے سے پرہیز کریں انلیس کہ آپ کو بہت ضروری کوئی کام ہے. سو آئی ہوپ کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کے جو سوالات ہیں وہ ضرور آپ اس میں کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. تو انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ سیشن میں کوشش کروں گی کہ ایک لائیو سیشن کروں جس میں آپ کے کامنٹس بھی پڑھوں. سو کامنٹ ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے کامنٹس بھی ڈسکس کروں گی انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.